हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड वेलकम टू माय जगदम्बा क्लासेस। और फिर से जुड़े हैं हम लोग आज एक नई क्लास के साथ। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स हमारे वो होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स अपने यूज के लिए स्वयं से बनाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, वो होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग पहनने के लिए कपड़ों का यूज करते हैं। सर्दियों में ऊनी कपड़ों का यूज करते हैं। हम लोग पहनने के लिए रेशम की साड़ियों का यूज करते हैं, सोना चांदी पहनते हैं। तो ये सभी होते तो हमारे फाइबर्स या रेसे ही हैं। कुछ होते हैं जो मानव बनाते हैं अपने आर्टिफिशियल तरीके से, कुछ होते हैं जो नेचर से प्राप्त होते हैं। तो देखेंगे हम लोग रेसे कौन कौन से होते हैं। हमारे रेसे होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है हमारा नेचुरल रेसा, मतलब प्राकृतिक रेसा, और एक होता है कृत्रिम रेशा, और एक होता है मिश्रित रेशा। मतलब कि जो प्राकृतिक होता है वो प्रकृति से प्राप्त होता है, जो कृत्रिम होता है वो ह्यूमन अपने अपने तरीके से बनाता है, और जो विशिष्ट यानी निर्मित मिश्रित होते हैं वो हम लोग दोनों को मिक्स करके जो बनाते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम को, वो होता है हमारा मिश्रित रेशा। तो हमारे जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमें 3 प्रकार से मिलते हैं। फर्स्ट हमारा मिलता है हमको वनस्पति से, जंतुओं से और धातुओं से। जो हमें वनस्पति से रेशे मिलते हैं वो होता है कपास, लिनन, जूट और हेम्प। ये हमें मिलते हैं वनस्पति द्वारा। और जंतुओं द्वारा जो मिलते हैं वो होती है हमारी रेशम और ऊन। जो हमें धातुओं द्वारा रेशे मिलते हैं वो होता है हमारा एस्बेस्टस, जरी, सोना चांदी और तांबे के तार। ये हमारे धात्विक रेशे होते हैं, यानी ये हमें धातुओं से मिलते हैं। इसके बाद जो हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं वो होता है हमारा जो प्रथम मानवीकृत रेशा है हमारा, वो है रेयॉन। और जो हमारे रासायनिक रेशे होते हैं वो है हमारा नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीमर और एक्रिलिक। ये हमारे होते हैं रासायनिक रेशे, कृत्रिम रेशे के पार्ट ही होते हैं। इसके बाद हमारे होते हैं जो मिक्स रेशे होते हैं, वो दोनों को मिलाकर जो बनते हैं वो होते हैं मिक्स रेशे। ओके, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे। जो हम लोगों को पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे कि जूट, सनई और कपास। ये सभी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जो हमारा कपास होता है वो हम लोगों के घरों में कई बार होता भी है। जो हमारा कपास होता है वो हमें रुई के बिनौले से प्राप्त होता है, मतलब जिससे जो कपास के पौधे में बिनौले होते हैं उससे हमें रुई प्राप्त होती है। अभी दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि ये है हमारा कपास का बिनौला है, इससे हम लोगों को रुई प्राप्त होती है कपास के बिनौले से। ओके, इसके बाद हमारा पटसन या सनई के पौधे के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। जो हमारे जूट के रेशे होते हैं वो हमें पटसन या सनई के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा पटसन या सनई के पौधे, ये रहे। इसके बाद हम लोग इसी के तने जो होते हैं, इससे हम लोग तने जो जूट के रेशे होते हैं हम लोग पटसन या सनई के तने से प्राप्त करते हैं। ओके, जो हम लोग फ्लैक्स रेशे यानी जो फ्लेक्सिबल रेशे होते हैं वो हम लोग अलसी या तीसी के पौधे के तने से प्राप्त करते हैं। जो हम लोग नारियल का जटा रेशा होता है वो हम लोग नारियल के पौधे के फल से प्राप्त करते हैं। जो हमारा कोकोनट होता है उसका जो जटा होता है, उसका फल होता है, उससे हम लोग रेशा प्राप्त करते हैं। ओके, जैसे कि ये रहा हमारा नारियल नारियल का फल, और इससे हम लोग जो इसके ऊपर ये रेशे दिख रहे हैं, इसी से हम लोग इसके फल से नारियल रेशा प्राप्त करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कपास क्या होता है, कपास के बारे में देखेंगे। जो हमारा कपास होता है उसके बिनौले से हमें रुई प्राप्त होती है। और जो हमारा कपास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है गर्म जलवायु में, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म जलवायु होगी। और जो हमारी काली मिट्टी होगी वहीं पर हमें क्या मिलेगा, कपास मिलेगा। और काली मिट्टी हमारी वो होती है जो ज्वालामुखी के जो ज्वालामुखी होता है उसके जो फूटने से बनती है, वो होती है हमारी काली मिट्टी। जो हमारा कपास ओढ़ना होता है जिसको हम लोग गिनिंग बोलते हैं। कपास ओढ़ना या गिनिंग क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जब हम लोग कपास के रेशे को कपास के बीजों से अलग करते हैं। यानी जो हमारे कपास के रेशे और बीज दोनों में मिक्स होते हैं, मतलब कि बीज जो होते हैं वो उसी में धसे हुए होते हैं, तो जब उनको अलग करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कपास ओढ़ना या हम लोग गिनिंग प्रक्रिया बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो सर्वाधिक कपास होती है, सबसे ज़्यादा कपास होती है, वो हमारी गुजरात में होती है। कहाँ होती है सबसे ज़्यादा कपास? गुजरात में। ओके, जैसे कि ये दिख रहा है हम लोगों को गिनिंग प्रक्रिया, जिससे कपास के बीजों को कपास के रुई से अलग किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जूट या पटसन। जो जूट होता है वो हमें जूट के जो धागे होते हैं, जो उसके फाइबर्स होते हैं या रेशे होते हैं, वो हमें जूट के तने से प्राप्त होते हैं। और जो हमारा जूट होता है वो वर्षा के मौसम में बहुत अधिक होता है, मतलब कि इसके लिए वर्षा का मौसम होना चाहिए जूट के लिए। और जो जूट की एक प्रक्रिया होती है जिसमें रेशे होते हैं, उसके तागे को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कताई
या स्पिनिंग बोलते हैं। मतलब जो हम लोग उसके कपास के लिए होती है वो हमारी गिनिंग प्रक्रिया होती है, और जो हमारी जूट के लिए, जूट के तागे निकालने के लिए प्रक्रिया होती है वो होती है हमारी स्पिनिंग। और जो सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारा जूट का वो होता है वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। ओके, जैसे कि ये हमारा कताई के लिए या स्पिनिंग के लिए एक यंत्र होते हैं, वो होता है हमारा चरखा और तकली। मतलब जो चरखा और तकली होते हैं इसके द्वारा हम लोग स्पिनिंग करते हैं, यानी जो जूट के धागे होते हैं उनको निकालते हैं। और जो हमारे तागे से या यार्न से वस्त्र बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं दो प्रकार से, बुनाई या बुनाई के द्वारा और हमारे बंधाई के द्वारा। बुनाई वो होती है हमारी जो दो धागों का एक समूह होता है, और बंधाई होती है जो एक धागा से बनती है, वो होती है हमारी बंधाई। ओके, जैसे कि ये हमारी कताई की प्रक्रिया या स्पिनिंग की प्रक्रिया चरखा द्वारा, पहले जो गांधी जी बनाया करते थे चरखे के द्वारा, वो भी हमारे जूट द्वारा बनाए जाते थे जो धागे होते थे। ये हमारी स्पिनिंग की प्रक्रिया है। ओके, ये जैसे हमारा धागे से वस्त्र बनाना, बुनाई और बंधाई के द्वारा जो धागे के दो सेट होते हैं जिसमें लिए जाते हैं वो होता है हमारा बुनाई। और जिसमें एकल धागा यानी धागे का एक ही सिंगल धागा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बंधाई। अभी तक हम लोगों ने देखा था वनस्पति के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशे। अब हम लोग देखेंगे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। जो जंतुओं से रेशे हम लोगों को प्राप्त होते हैं उनको हम लोग जांतव रेशे भी बोलते हैं। यानी जो जांतव रेशे होते हैं वो हमें जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। और कौन कौन से रेशे होते हैं जो हमें जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं? वो होता है हमारा ऊन और रेशम। ये हमें जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। जो ऊन के रेशे होते हैं वो हमें भेड़ याक के शरीर में जो बाल होते हैं उससे हम लोगों को ऊन वाले रेशे प्राप्त होते हैं। और जो रेशम के रेशे होते हैं वो रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। मतलब जो रेशम वाले रेशे होते हैं, जो रेशम की साड़ियाँ हम लोगों की बनती है बहुत सॉफ्ट सी, वो हमारे रेशम के कीट के कोकून द्वारा बनती हैं। ओके, जैसे कि ये हमारे सभी जंतु हैं, इनसे हम लोगों को ऊन प्राप्त होती है। एल्पाका, याक और ये कैमल, गॉट और सीप, इनसे सबसे हमें ऊन प्राप्त होती है। जो हमारा याक का ऊन है वो हमें सबसे ज़्यादा तिब्बत और लद्दाख में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस है तिब्बत और लद्दाख में, वो हमारा है याक का ऊन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो हमारा साउथ अमेरिका में प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा वो लामा और एल्पाका। मतलब जो लामा और एल्पाका का ऊन होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ओके, जो हमारी मोहर ऊन होती है, एक ऊन का एक नाम होता है मोहर ऊन, वो हम लोगों को अंगोरा बकरी से प्राप्त होती है। मतलब जो मोहर ऊन होती है वो अंगोरा बकरी से प्राप्त होती है। और एक हमारी अंगोरा ऊन भी होती है, वो भी हमें अंगोरा बकरी से प्राप्त होती है। यानी मोहर और अंगोरा ऊन हम लोगों को अंगोरा बकरी से प्राप्त होते हैं। जो हमारी पश्मीना एक शॉल बनती है जम्मू कश्मीर में, वो हमें कश्मीरी शॉल होती है, वो कश्मीरी बकरी द्वारा प्राप्त होती है। मतलब कि जो पश्मीना शॉल बनती है वो कश्मीरी बकरी के बालों से बनती है। और जो हमारी पश्मीना शॉल होती है वो हमारी 6 स्वेटर्स के ऊन के बराबर गर्म होती है। ओके, इसके बाद है हमारा भेड़ की प्रजातियाँ। जो भेड़ की प्रजातियाँ होती है वो हमारी एक बकरवाल होती है, वो हमें जम्मू कश्मीर में मिलती है। जो हमारी रामपुर बुस्यार प्रजाति होती है वो हमें यूपी और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में मिलती है। एक हमारी होती है नाली प्रजाति, वो हमें राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में मिलती है। लोही जो हमारी जनजाति होती है वो हमें मिलती है राजस्थान और पंजाब में। जो मारवाड़ी होती है वो हमें गुजरात में मिलती है। और जो हमारी पाटनवाड़ होती है वो भी हमें गुजरात में मिलती है। यानी हमारी जो मारवाड़ी और पाटनवाड़ है ये हमें गुजरात में मिलती है। और जो हमारी लोही होती है वो हमें राजस्थान और पंजाब में मिलती है। जो हमारी नाली प्रजाति होती है वो हमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मिलती है। अब हम लोग देखेंगे ऊन या वूल को प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। जब हम लोग भेड़ों से ऊन प्राप्त करते हैं तो जो भेड़ों के बाल होते हैं उनको हम लोग जब अलग करते हैं उनके शरीर से, वो होती है हमारी कटाई, या इसको बोलते हैं हम लोग शेयरिंग। इस प्रक्रिया की जो फर्स्ट स्टेप होती है इसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग। जो भेड़ के बालों से शरीर से उतार लिए जाते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। इसके बाद हमारी सेकेंड प्रक्रिया आती है अभिमार्जन। जो हम कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डाल देते हैं, अच्छे से धुलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिमार्जन या कटाई बोलते हैं। मतलब कि अभिमार्जन या स्कोरिंग बोलते हैं।
इसके बाद हम लोग करते हैं छटाई। छटाई इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। जो अच्छे रेशे होते हैं, अच्छे रेशों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। मतलब जब सबसे पहले हम लोग भेड़ों के बाल को शरीर से अलग करते हैं, उसके बाद जो पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है उसमें हम लोग डालकर सब अच्छे से धुलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग अभिमार्जन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग सॉर्टिंग यानी छटाई प्रक्रिया करते हैं। इसमें हम लोग जो अच्छे रेशे होते हैं उनको छाँट कर अलग कर देते हैं और जो खराब रेशे होते हैं उनको अलग कर देते हैं। छटाई प्रक्रिया के बाद आती है हमारी कटाई प्रक्रिया यानी बर रिमूवल। बर रिमूवल में क्या होता है, जब अभिमार्जन से प्राप्त जो रेशे होते हैं उनको सुखाया जाता है। इसके बाद जो इसमें कोमल फूल टाइप के निकले हुए होते हैं उनको धागों से हटाना, मतलब कि उनको धागों के रूप में कटाई करना। जैसे कि जो फूल उसमें निकल आते हैं धुलने के बाद या उसको सुखाने के बाद उनको कटाई करना, इसको हम लोग बोलते हैं बर रिमूवल। बर रिमूवल के बाद हम लोग करते हैं 4 स्टेप डाइंग यानी रंगाई, मतलब कि कलर करते हैं, उसमें किसी भी कलर की ऊन बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऊनी धागा निकल आता है इसको हम लोग रीलिंग करते हैं, मतलब कि एक धागे में इसको रील के तरीके लपेटते हैं। ये होती है हमारी लास्ट प्रक्रिया, होती है रीलिंग। जैसे कि ये हमारा दिखाया गया है, सबसे पहले भेड़ के बाल उतारे, इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। इसके बाद बड़ी टंकियों में, काफ़ी बड़ी बड़ी टंकियों में जब हम लोगों ने डाल दिया उन बालों को, इसको बोला हम लोगों ने अभिमार्जन। ये हुई हमारी सेकेंड प्रक्रिया। इसके बाद जब हम लोगों ने अभिमार्जन के बाद हम लोगों ने उसका किया, हम लोगों ने उसकी की छटाई, मतलब कि जो अच्छे रेशे थे उनको अलग कर लिया, जो खराब रेशे थे उनको अलग कर लिया। इसके बाद हम लोग कलर करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं रीलिंग। ओके, जो हम लोग रेसे जब निकालते हैं, यानी जो हम लोग ऊन बनाते हैं, ऊन की जब भेड़ों से ऊन निकालते हैं, जो हमारे इसमें काम करने वाले लोग होते हैं, तो एक एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाया जाता है। और जो हमारा वही हो जाता है हम लोगों के, वो होता है हमारा शॉर्ट्स रोग हो जाता है। मतलब जो रेसे की छटाई के समय जो कारीगर वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं, उनमें एक जो जीवाणु पाया जाता है वो होता है, उससे हमारा रोग हो जाता है सार्टस रोग। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे भेड़ों की संख्या में भारत का स्थान कौन सा है। जो सबसे पहला जो भेड़ों की संख्या में स्थान है वो हमारा चीन प्रथम स्थान पर है। सेकंड स्थान पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया और थर्ड स्थान पर है हमारा भारत। मतलब जो हमारा इंडिया है वो थर्ड स्थान पर है, फर्स्ट पर चीन है। किसमें? भेड़ों की संख्या के अनुसार। ओके, जो हमारी क्वालिटी है सबसे अच्छी होती है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है वो पाई जाती है हमारी न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जो हमारी मेरिनो भेड़ होती है, ये हमारा एग्जाम में आता है काफ़ी क्वेश्चन। जो हमारी न्यूजीलैंड में मेरिनो भेड़ पाई जाती है वो उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन पाई जाती है। जो हमारे इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन होता है ऊन का, वो होता है हमारे राजस्थान में। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिल्क या रेशम क्या होता है। जो हमारा रेशम पालन होता है, यानी जो कीटों का पालन किया जाता है रेशम के, वो होता है हमारा सेरीकल्चर। जो हमारे रेशम की प्राकृतिक रेशा होता है वो रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है। और जो हमारा रेशम का कीट होता है वो सहतूत के पेड़ में, अरंडी, ओक के पेड़ में, इन सभी में पाले जाते हैं। वो थे हमारे रेशम के जो कीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे। जो हमारा मूंगा रेशा होता है वो हमें सोम पौधे के से मिलता है। मतलब जो मूंगा रेशा होता है वो सोम पौधे द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो हमारा एरी रेशा होता है वो कैक्टर रेशे से प्राप्त किया जाता है। कैस्टर रेशे से हमारा एरी रेशा प्राप्त किया जाता है। जो हमारा इत्सा रेशा होता है वो भी हमें कैस्टर पौधे से प्राप्त किया जाता है। एरी और इत्सा हमें किससे प्राप्त किए जाते हैं? कैस्टर पौधे से। जो हमारा टसर रेशा होता है वो हमें प्राप्त किया जाता है ओक के पौधे से। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मूंगा रेशा होगा वो सोम पौधे से, एरी और इत्सा रेशा होगा वो हमें कैस्टर पौधे से, जो हमारा टसर रेशा होगा वो हमें ओक के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे रेशम के कीट का जो जीवन चक्र होता है, किस प्रकार से रेशम का कीड़ा होता है वो रेशम का धागा बनाता है। जो हमारे रेशम का मादा रेशम और मादा रेशम कीट होती है वो अंडे देती है। इसके बाद जो हमारा कीट होता है वो होता है कैटरपिलर होता है। वो हमारा पत्तियों में चिपका हुआ होता है, खाता रहता है पत्तियों को। उसके बाद जो उसका लार्वा निकलता है उससे वो एक जाल बना लेता है। लार्वे से एक अपने चारों तरफ जाल बना लेता है। उसको हम लोग वही जो जाल होता है वो काफ़ी दिन तक काफ़ी मोटा जाल बना लेता है। इसके बाद जो वो कीड़ा होता है वो निकल जाता है बाहर, और जो वो जाल होता है उसी से हमारा कोकून प्राप्त होता है, वही हमारा बन जाता है रेशम का धागा। जैसे कि ये दिया हमारा रेशम के कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट जो होती है उसके अंडे देती है। इसके बाद जो लार्वा निकलते हैं उससे, अंडे से, उससे हमारा कैटरपिलर या इल्ली उसे बोलते हैं, इससे रेशम कीट कहलाते हैं। मतलब जो रेशम कीट निकलते हैं लार्वे से वो कैटरपिलर या इल्ली कहलाते हैं। इसके बाद जो उसका आकार होता है वो बढ़ता है, और कैटरपिलर जो होता है उसके जीवन चक्र में अगली अवस्था में प्रवेश कर जाता है।
जब वो अगली अवस्था में प्रवेश कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यूपा या कोशिक बोलते हैं। इसके बाद जो वो होता है, कैटरपिलर होता है, वो प्यूपा होता है, वो अपने चारों तरफ एक जाल बना लेता है। जो ये जाल के स्थान पर बने होते हैं, ये सहायता करते हैं, मतलब जो उसका स्थान होता है उसकी सहायता करते हैं उसको अच्छे से सेफ रखने में। इसके बाद जो इसका जो जाल होता है वो 8 के आकार का होता है, मतलब 8 के आकार का एक जाल बुन लेते हैं और अपने शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाते हैं, मतलब कि दोनों तरफ ले जाते हैं। और जो इनकी गति होती है, कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना लेते हैं, मतलब जो ये होते हैं प्रोटीन, एक प्रोटीन स्रावित होता है, और वही जो जाल बनाते हैं वो एक प्रोटीन द्वारा अपने चारों तरफ जाल बुन लेते हैं, और जो धागा प्राप्त होता है वही जाल से ही, वही कोकून से धागा हम लोगों को प्राप्त होता है। इसके बाद जो कठोर वो जो होता है वो कठोर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है, और जल्दी कैटरपिलर जो होता है वो स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। इसके बाद जो वो होता है यही जो आवरण होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। और जो हमारा रेशम का धागा होता है वो एक रेशम का धागा हमारे स्टील के तार के जितना मजबूत होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा रेशम का कीट होता है उसका जो कोकून होता है उसके 300 मीटर धागे से, उसके 300 मीटर से 900 मीटर लंबा धागा बनाया जा सकता है। मतलब जो 300 मीटर का कोकून होता है उससे, जो एक कोकून होता है उससे 300 मीटर से 900 मीटर लंबा धागा बनाया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा 1 किलो हम लोगों को 1 किलो प्राप्त होता है रेशम, वो हमें 5500 कोकून से प्राप्त होता है। ये हमारा एग्जाम में आया हुआ है। जो हमें 1 किलो धागा प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होता है 5500 कोकून से हम लोगों को 1 किलो धागा प्राप्त होता है। और रेशम के कीट के कोकून से हम लोग 300 मीटर से 900 मीटर लंबा धागा बना सकते हैं। कितना लंबा धागा? 300 से 900 मीटर लंबा धागा बना सकते हैं। जो भारत का सेरीकल्चर केंद्र है, भारत का मतलब जो है सेरीकल्चर केंद्र, वो है हमारा कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलोर में। मतलब जो हमारा इंडिया में सेरीकल्चर केंद्र है वो हमारा है कर्नाटक के मैसूर और बेंगलोर में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे जगदम्बा क्लासेस के साथ। थैंक यू।